हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मैजिक। एडू मैजिक में आप सबका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं 12 अक्टूबर को जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसकी सेकंड शिफ्ट में जो भी जीके के क्वेश्चंस आए, आज हम सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एकदम एक्यूरेटली आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही डिटेल में ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला जो क्वेश्चन जो हमें मिला है वो क्या है, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अब देखिए, लोक नृत्य पे बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, तो लोक नृत्य से रिलेटेड सभी स्टेट्स के बारे में एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो लोक नृत्य है वो कौन कौन सा है? मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य। असम के जो इम्पोर्टेंट है वो है बिहू, राखल, ठीक है, नट पूजा। ये सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो भी हमारे इम्पोर्टेंट जो नृत्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो कुडियट्टम, कालियट्टम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं नृत्य को लेकर। उड़ीसा में देखो, उड़ीसा में छऊ है, छऊ बंगाल में भी है, छऊ जो है वो बंगाल का भी लोक नृत्य है। उसके साथ ओडिसी, उड़ीसा का एक कौन सा है? ओडिसी, ये शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी, ठीक है, चापरी और कजरी, इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते रहे हैं। उत्तराखंड का जो लोक नृत्य है वो कुमायूं, झोरा, इन ये दोनों जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कर्नाटक में कौन है? यक्षगान, कर्नाटक का कौन है? यक्षगान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एसएससी, ठीक है। अब देखिए, कुनीता, वीरगा से भूतकोला, नहीं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। गुजरात में आपका डांडिया रास, गुजरात में डांडिया रास, गरबा, पनिहारी जो डांस है वो भी गुजरात में किया जाता है। लास्य, भवई, भवई से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। भवई राजस्थान में भी आता है, साथ ही साथ पनिहारी नृत्य और राजस्थान और गुजरात दोनों में आता है। तो कभी भी आप एक चीज नोटिस करना, कभी भी जो क्वेश्चंस जो होंगे या जो भी कॉमन जो डांस होंगे ना वो कम पूछे जाते हैं। अगर वो पूछे जाएंगे तो फिर वो दोनों स्टेट्स या तीनों स्टेट्स के बारे में पूछेगा कि कहाँ कहाँ पर किया जाता है। गोवा में एक नृत्य है ये मांडी, ये जो मांडवी नदी है ना, मांडवी नदी है, उसके नाम पर इस नृत्य का नाम पड़ा है और ये मांडवी जनजाति जो है वही करती है इसको। जम्मू कश्मीर का रऊफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड में सरहुल जो नृत्य है, अब देखो छऊ वहां पर उड़ीसा में भी था, छऊ हमने उड़ीसा में देखा तो यहाँ पर झारखंड में भी आ गया। सरहुल जो नृत्य है वो झारखंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है, हमें ध्यान रखना है। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? देखो, कोलट्टम आंध्र प्रदेश में भी था, तमिलनाडु में कोअट्टम। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य और सबसे पुराना है हमारा। उसके बाद नागालैंड में रेंगमा, चोंग, नोंगकेम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा, किकली, ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में देखिए बाउल जात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउल जात्रा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इस बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एसएससी पूछ रहा है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में नृत्य से रिलेटेड। तो हमें हर स्टेट के जो नृत्य है वो बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ पाए। कीर्तन, काठी, महाल, गंभीरा, रायदेव, ये छोड़िए। बिहार में जो पूछे जाते हैं जट जाटिन पूछा जाता है, और उसके साथ बस ठीक है, इतना पूछा जाता है, इसमें कोई ज्यादा है नहीं। पूजा वगैरह से रिलेटेड, दुर्गा पूजा वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं बिहार में, उत्सव वगैरह जो मनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड आते हैं। फेस्टिवल्स का क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है। बिहार में जो भी हमारी पेंटिंग्स वगैरह होती है, कौन सी पेंटिंग, किस तरह पेंटिंग, जो हमारी चित्र शैली जो है उससे रिलेटेड आता है, मधुबनी और ये सब, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे। मणिपुर में जो है, मणिपुर का जो क्वेश्चन है, इस बार मणिपुर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन वो नृत्य से रिलेटेड नहीं है, वो इलेक्शन से रिलेटेड है, वो भी देखेंगे। तो इसमें देखिए लाई हरोबा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ थांगटा, ये पूछा गया है, ये जो नृत्य है वो पूछे जाते रहे हैं। गोन्यो, सुआ, कर्मोपाली, डांगला चेरिया, बिंदला, टपाडी, गोड़ा, ये सारे इसके मध्य प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र में देखो कौन कौन सा है, लावणी आ गया ना, महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है। तमाशा, गणेश चतुर्थी, ये कहाँ का है? ये हमारा महाराष्ट्र का है। मिजोरम में चेरीकोन और पारखूपिला। मेघालय बागला और लाहो, ठीक है। बांग्ला नहीं है, ये वांगला है एक्चुअली, ये क्या है? वांगला, और कहीं जगह है इसको वंगला भी लिखते हैं, तो वो कैसे भी पूछ सकता है ये। और जो दूसरा नृत्य है लाहो, ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है और मल्टीपल टाइम एसएससी ने पूछा है इसी क्वेश्चन को, ये ध्यान रखना आप। राजस्थान के जो इंपोर्टेंट नृत्य है वो क्या क्या है? कठपुतली है, बगरिया, ख्याल, ख्याल भी पूछा जाता है, ख्याल के बारे में भी क्वेश्चन आता है। एक तरीके से गायन शैली भी है ये, नृत्य में जो यूज करी जाती है ख्याल,
उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं। गायिका, लीला, झूलन लीला, कामड़, चरी, चंग, ठीक है। लक्षद्वीप से रिलेटेड जो नृत्य है वो क्या है आपका, परिचा काली। कौन सा है, परिचा काली। हरियाणा में भांगड़ा, सांग। हरियाणा का जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है वो सांग पूछा जाता है। सांग नृत्य कहाँ का फेमस है, वो हरियाणा का फेमस है। हिमाचल प्रदेश में सांगला, चांबा, डांगी, ये सब पूछे जाते रहे हमारे, ठीक है। सांगला, चांबा, डांगी, डंडा, नाव, डफ। डफ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए। दमान, थाली, जद्दा, छरवा, छारवा। छारवा नृत्य भी पूछा जाता है, कहीं इसको छरवा लिखते हैं, ठीक है, और कहीं पर इसको लिखते हैं छारवा, तो यह ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है वेदों की ओर लेटो। ये जो नारा है लोटो, वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लोटो का जो नारा था वो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। 1875 स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। और इन्होंने 1875 में किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अब देखो कुछ इसके साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट नारे भी देख लेते हैं, कौन कौन से नारे किसने दिए थे। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। करो या मरो, ये गांधी जी ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ने जब 18 महीने की जेल काटी थी, ठीक है, उसी के साथ साथ ही इस इनको किस नाम से की उपाधि दी गई थी, लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह का दिया हुआ नारा। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था, किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू की है। तो वो किसने की है, हरियाणा ने की है। और हरियाणा का जो खेल मंत्री है संदीप सिंह, उसने ये जो योजना थी वो शुरू की है। 2022-23 का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2022 में एक देखो, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ से आया। 2022 के मणिपुर विधानसभा के चुनाव को कितने चरणों में पूरा किया गया था। तो 28 फरवरी से 5 मार्च तक ये इलेक्शन चला था। और कितने चरण थे इसमें, टोटल 2 चरण थे। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। 2022 में टोटल जहां पर जितने किन किन राज्यों में हमारे चुनाव हुए, 5 राज्यों में थे। उत्तर प्रदेश, यू के मतलब उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर और पंजाब, ठीक है। और यूपी में जो इलेक्शन हुआ है वो सबसे लंबा चला था और वो कितने चरण में हुआ है, 7 चरण में हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो बनवाया था वो कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। इसके बाद जो एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है, NFWP की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अब ये जो योजना थी ये 2004 में शुरू हुई और इसका जो उद्देश्य है भारतीय गरीबों को क्या देना, रोजगार देना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। तो देखो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है अगर देखा जाए तो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा लोग कहां पर रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो वो अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी, ठीक है, हमारे जो यूटी होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहां पर है, दिल्ली में है। और अगर इस किसी स्टेट में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है, बिहार में। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाए इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 382 किलोमीटर। वो कितनी है, 382 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मनुष्य में हाथी पांव फाइलेरियसिस जो रोग है वो किसके कारण होता है। तो विसेरिया मलाई करके और एक बेन क्राफ्टाई, ये 2 फाइलेरियाई परजीवी कीड़े हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर नहीं मिल पाया है, इसका जो आंसर अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट कीजिए। किस राज्य में 4 उद्यमी और 13 नए जिले बने हैं। किस राज्य ने 4 उद्यमी का मतलब आप मान सकते हो साइंस से रिलेटेड, ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ जिले बनाए हैं। और साथ ही साथ 13 अलग से जो नए जिले बने वो किसने बनाए, वो आंध्र प्रदेश ने बनाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन भी दबाइए। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि जितने भी जो डेली जो हमारी शिफ्ट में पेपर होते जा रहे हैं उनका जल्द से जल्द आपको वीडियो देखने को मिले, उसका एनालिसिस, पेपर एनालिसिस आपको देखने को मिले। अब देखिए रेल की जो पटरी की चौड़ाई है वो कितनी होती है, 1.676 मीटर। ब्रॉड गेज की अगर पूछी जाए आपसे
ठीक है। ब्रॉड गेज की जो होती है वो कितनी होती है 1.76 मीटर होती है, जबकि जो हमारा मीटर गेज जो होता है उसकी कितनी होती है 1 मीटर होती है। अब देखो वंगल महोत्सव आ गया ना, वंगल महोत्सव, और मैंने अभी बताया था वंगल महोत्सव कौन सा है, ये कहाँ पर है मनाया जाता है, ये हमारा मेघालय में मनाया जाता है। लेकिन इस बार इसने क्वेश्चन को थोड़ा अलग से पूछ लिया कि जो वंगल महोत्सव है वो कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो मेघालय में तीन प्रकार की मुख्य जनजाति मुख्य तीन प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। एक है गारो, एक है खासी और एक है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। और ये मेघालय की तीन पहाड़ियां भी है। मेघालय की क्या है, तीन पहाड़ियों के भी नाम है, और इन पहाड़ियों के नाम यहाँ पे रहने वाले लोगों की जनजातियों के अनुसार पड़े हैं। तो गारो जो जनजाति है हमारी वो कौन सा महोत्सव मनाती है, वो वंगल महोत्सव मनाती है। और इसी महोत्सव को सो ड्रम महोत्सव के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और मेघालय के जो अन्य उत्सव है वो क्या है, नोंगक्रेम, जो कौन मनाती है, खासी जनजाति मनाती है। और एक मेघालय का उत्सव है कौन सा है, चापचरकूट, जो फसल कटाई का उत्सव है। जब फसल कटाई होती है तो इस उत्सव को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय बांध विधेयक का पूरा नाम क्या है। राष्ट्रीय बांध विधेयक जो आया था, एक बिल था राष्ट्रीय बांध विधेयक के नाम से आया था, उसका जो पूरा नाम है वो था राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। इसे लोकसभा ने कब पारित किया था, 2019 में पारित किया था। अब देखिए लगभग लगभग मैं कह रहा हूं कि हर शिफ्ट के अंदर आपको किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनका, अब देखो ये जो क्वेश्चन आया वो हमारे पास कैसे आया कि किस वायसराय की अनुमति से हुई थी। तो उस टाइम जो तात्कालिक वायसराय रहा होगा उसी की अनुमति से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उन्हीं की अनुमति से हुई होगी। तो उस टाइम जो तत्कालिक जो हमारा वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड डफरिन। अब जो स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसके जो सचिव थे वो कौन थे, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम, एओ ह्यूम जो थे वो इसके क्या थे, सचिव थे। और ये लगभग आई थिंक 17 साल तक ये इसके क्या बने रहे थे, सचिव बने रहे थे। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हम देख लेते हैं, अधिवेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो देखिए सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है जो प्रथम अध्यक्ष जो था वो कौन थे, वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और प्रथम अधिवेशन में कितने लोग उपस्थित थे, तो प्रथम अधिवेशन में हमारे टोटल कितने लोग उपस्थित थे, 72 लोग उपस्थित थे। अब देखिए 1886 में जो सेकंड जो हमारा अधिवेशन हुआ था, दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था, कलकत्ता। अब जगह का नाम भी पूछ सकता है, पहला अधिवेशन कहां हुआ, मुंबई में, दूसरा कहां हुआ, कलकत्ता में, तीसरा कहां हुआ, मद्रास में, ठीक है। अब ऐसे पूछ सकता है। तो जो हमारा जो सेकंड जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, और इसमें जो हमारे अध्यक्ष थे वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो बढ़कर कितनी हो गई थी, 436। पहला जो अधिवेशन था उसमें प्रतिनिधि थी 72 थे, मतलब कुल मिला के इतने मेंबर प्रेजेंट थे। और 436 कौन से में थे, वो दूसरे में थे। अब तीसरे जो अधिवेशन है उससे रिलेटेड सवाल ये आता है कि जो तीसरा अधिवेशन है उसका अध्यक्ष कौन था, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। अब जो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी है ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष को चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। या फिर ये भी पूछ सकता है कि जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के अधिवेशनों के, वो कौन बने, तो वो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। और कब बने थे, 1887 में बने थे। उसके बाद देखो प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष बना वो चौथे अधिवेशन में बना था, और जिसका नाम क्या था, जॉर्ज यूल, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। उसके बाद 1889 में सर विलियम वेदरबर्न, इसके साथ जो हमारे प्रतिनिधि थे उनकी संख्या कितनी होगी, 1889। अब 1896 का जो हमारा अधिवेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये हुआ कहां पर था, ये कलकत्ता में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, एम रहमतुल्लाह सयानी। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। जो इंडिया का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसे गाया गया था पहली बार। अगर आपसे पूछा जाता है पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, तो 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, एम रहमतुल्लाह सयानी जी ने की थी। अब उसके बाद देखते हैं 1905 में जो बनारस का हमारा अधिवेशन था, वो इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि 1905 में जो हमारा स्वदेशी आंदोलन है वो शुरू हो गया था। और साथ ही साथ जो बंगाल में द्वैध शासन जो था वो लागू हो गया था, ठीक है ना। द्वैध शासन लागू हुआ था, जिसकी वजह से हमारा जो ये बनारस वाला हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन कम ही पूछे जाते रहे हैं, तो एक बार आप नजर मार लीजिएगा इसके ऊपर। 1906 में जो हमारा कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था
वो दादा भाई नौरोजी उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और पहली बार ये पढ़ना जरूरी क्यों, क्योंकि पहली बार स्वराज्य शब्द का जो उपयोग किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, कलकत्ता के 1906 वाले अधिवेशन में किया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी, मुस्लिम लीग की। और ये सब जो भी है ना ये भी पढ़ लेना आप, ठीक है। 1907 में सूरत वाला जो अधिवेशन है उसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, मतलब कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गई थी, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, रास बिहारी घोष। अब देखिए जो हमारा ये एरा जो शुरू होता है ना 1905 के बाद में, ठीक है, वो कौन सा शुरू हो जाता है, वो उग्रवादी चरण वाला एरा शुरू हो जाता है। इससे पहले जो चल रहा था कांग्रेस का जो चल रहा था वो नरम दल का चल रहा था, या उदारवादी जो नेता थे वो अध्यक्ष बनते आ रहे थे। लेकिन अब जो अध्यक्ष बनेंगे आप देखना, या जो डाइवर्टेड होगा, जो ये अधिवेशन जो डाइवर्टेड होंगे ये उग्रवादी तौर तरीके की तरह काम करेंगे। 1908 का जो हमारा जो अधिवेशन रहा वो रास बिहारी बोस ने उसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के लिए क्या बनाया गया, इसमें एक संविधान बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कांग्रेस के लिए पहला जो संविधान बनाया गया वो कौन से अधिवेशन में बनाया गया था, वो 1908 वाले मद्रास के अधिवेशन में बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष ने की थी। 1909 में लाहौर का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी टाइम मार्ले मिंटो जो सुधार है, जो मार्ले मिंटो जो लॉ आया था उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है कि उसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1909 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहां पर हुआ था, वो लाहौर में हुआ था। अब 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था, लखनऊ में। अब यहाँ पर क्या था, जो मुस्लिम लीग के साथ भी जो था हमारा कांग्रेस मिल गई थी, और दूसरा जो गरम दल और नरम दल में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो भी मिल गए थे, मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस एक हो गई थी। 1917 में जो कलकत्ता का जो हमारा अधिवेशन है वो किस लिए फेमस है, कि जो श्रीमती एनी बेसेंट है ना वो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अब पहली बार अगर किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया था तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनाया गया था। उसके बाद देखिए 1918 में जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। और मदन मोहन मालवीय वाले जो अधिवेशन उसको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि नरम दल वाले जैसे एस एन बनर्जी जी का क्या हो गया था, त्याग पत्र हो गया था, क्योंकि उस टाइम उग्रवादी या आप कह दो गरम दल वाले जो नेता थे वो उनका जो परचम था वो थोड़ा हाई था। इस वजह से जो नरम दल वाले थे वो नाराज रहते थे, उन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। 1919 में जो अमृतसर का जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसके वो जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, वो अमृतसर में हुआ था अधिवेशन, और उसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। 1920 में जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था वो सी विजय राघवाचार्य जी ने उसकी अध्यक्षता की थी, और कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किस अधिवेशन में किया गया था, तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। 1921 में अहमदाबाद का जो अधिवेशन हुआ था उसका देखो हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। ये अध्यक्ष चुने नहीं गए थे, ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, कि इनको एक तरीके से आप कह सकते हो कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। अध्यक्ष सी आर दास जेल में कैद थे, इस वजह से इनको क्या बनाया गया था, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसकी जो अध्यक्षता एक कार्यकारी अध्यक्ष ने की थी, तो वो कौन सा था, 1921 का अहमदाबाद वाला था। 1922 को गया में हुआ था। स्वराज पार्टी का जो गठन था वो कौन से अधिवेशन में हुआ था, गया के अधिवेशन में हुआ था, जो कि कौन सी साल में था, 1922 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास थे। 1923 का जो हमारा अधिवेशन था वो कहां पर आयोजित हुआ था, वो दिल्ली में आयोजित हुआ था, और उसके जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद थे। और ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी अध्यक्ष रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के, उनमें सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अबुल कलाम आजाद थे। कोकोनाडा में मौलाना मोहम्मद अली थे 1923 में। उसके बाद देखते हैं 1924 में बेलगांव एक अकेला एक 1924 का बेलगांव वाला जो अधिवेशन है वो अकेला एकमात्र जो अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष जो बनी थी वो किस अधिवेशन में बनी थी, तो वो कानपुर के अधिवेशन में बनी थी, जो किस साल आयोजित हुआ था, 1925 में आयोजित हुआ था। 1927 का जो अधिवेशन था हमारा मद्रास में हुआ था, एम ए अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव क्या किया गया था, पारित किया गया था कि हम अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे। पहली बार जो स्वतंत्रता प्रस्ताव जो पारित हुआ था किसके आग्रह पर हुआ था, वो जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर हुआ था। और कब किया गया था, 1927 में मद्रास के अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, एम ए अंसारी जी ने। अब देखिए 1928 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था। मोतीलाल नेहरू जी उसके क्या अध्यक्ष बने, प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की क्या की गई, स्थापना की गई। उसके बाद देखिए
1929 में लाहौर का जो अधिवेशन था हमारा, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और पूर्ण स्वराज क्या किया था? प्रस्ताव पेश किया था। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव जो पेश किया था वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि स्वराज पार्टी की जो स्थापना किसने की थी? वो मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो स्वराज का मतलब जो भी है वो नेहरू से जुड़ा हुआ है। आप ध्यान रखना, स्वराज पार्टी का संबंध किससे है? मोतीलाल नेहरू से। और पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव का जो संबंध है वो किससे है? जवाहरलाल नेहरू से। और कब किया था? 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। 1930 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू ही उसके क्या बने रहे? अध्यक्ष बने रहे। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पेश किया था। 1934 में जो अधिवेशन हुआ वो मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया था। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो कौन से अधिवेशन में हुआ था? 1934 के मुंबई अधिवेशन में हुआ था। 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष बने रहे। अब 1937 में फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था, ये पहला अधिवेशन था जो कहां पर हुआ था? गांव में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 में जो हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उसके साथ ही हमें पढ़ना ये जरूरी हो जाता है कि 1939 में जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में हुआ था। कहां पर हुआ था? त्रिपुरी में। उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर इसे बोला जाता है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। इसके अध्यक्ष तो ये चुने गए थे, लेकिन जो गांधी जी थे वो किसको बनाना चाहते थे? वो पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाहते थे। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया जीत नहीं पाए थे। जो वोटिंग थी वो किसके फेवर में गई थी? सुभाष चंद्र बोस के फेवर में गई थी। तो इससे गांधी जी नाराज हो गए। उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार माना, और जिससे वो नाराज हो गए, और उनकी नाराजगी से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद में जो नया अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है। उसके बाद जो बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना कर ली थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी, क्यों की थी? त्रिपुरी संकट के बाद में की थी, 1939 के बाद में। देखो 1945 में जो रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। अब देखिए 1941 से 45 तक कंटिन्यू अगर कोई अधिवेशन नहीं हुआ है, तो 1941 से 1945 तक करीब 4 से 5 साल कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बने रहे थे? अबुल कलाम आजाद। अब 1946 वाला जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? मेरठ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जीवट राम भगवान दास कृपलानी। और 1947 वाला जो लास्ट अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बाद ही में इनको चल के भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, पहला राष्ट्रपति। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई के तहत किस राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की है? तो किसने की है? तेलंगाना सरकार ने की है। और तेलंगाना सरकार का जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उसने ये जो पहल है, जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की शुरुआत की है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? देखिए अब ऑप्शन आपको दो तरीके से दिया जा सकता है, उपराज्यपाल और राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए एटमोस्ट पावर, जो सबसे ज्यादा जो लास्ट पावर होती है वो किसके पास होती है? वो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति का एजेंट होता है कौन? उपराज्यपाल। तो अगर जो भी मान के चलो हम दिल्ली है, दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां दिल्ली में जो बैठता है वो कौन बैठते हैं? उपराज्यपाल बैठते हैं। तो वहां पर जो संवैधानिक पावर है वो उपराज्यपाल के पास होती है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि वो राष्ट्रपति की संवैधानिक पावर का निर्वहन ही वहां पर कर रहा होता है। ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो भी कुछ अलग फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। जबकि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब जो पद है हमारा उपराज्यपाल वाला पद है, उसका पहली बार जो सृजन किया गया 1966 में किया गया। और भारतीय संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंध उपबंध है भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग नंबर 8 में। और अगर आर्टिकल पूछा जाता है तो 239 टू 241 में है। अब देखिए प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होता है। जैसा कि मैंने बताया होता राष्ट्रपति के द्वारा है, लेकिन जो एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है, और वो प्रशासक कौन होता है? वो उपराज्यपाल होता है। और यह जान लेगी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक या उपराज्यपाल राष्ट्रपति का ही क्या होता है? एक एजेंट होता है, ना कि राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख। ये यूनियन टेरिटरी का प्रमुख नहीं होता। यूनियन टेरिटरी का जो प्रमुख होता है वो तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति हर यूनियन टेरिटरी में बैठ के काम नहीं कर सकता।
तो इसलिए उसने अपना एजेंट बैठा रखा है, जिसको क्या बोलते हैं हम, उपराज्यपाल बोलते हैं। जबकि जो राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। अब देखिए राज्यपाल से संबंधित कुछ अदर फैक्ट्स देख लेते हैं हम, अन्य जानकारियां देख लेते हैं। संविधान के 7वें संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल को ना एक राज्य से भी अधिक राज्यों में क्या नियुक्त किया जा सकता है, राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये सवाल पूछा गया है कि किस संशोधन के तहत एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है, तो कौन सा है वो, 7वां संशोधन था, 1956 में हुआ था। अब आर्टिकल 175 के अनुसार एक राज्यपाल विधानसभा के सत्र को, जिस राज्य में 2 सदन है उनके संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकता है। कि जो भी हमारा विधानसभा है उसका जो भी संयुक्त सत्र बैठाया जाएगा जिसमें 2 सदन है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद जहां भी होंगे, उनके दोनों संयुक्त सदन को क्या कर सकता है, संबोधित कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत, 175 के तहत। और आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग इसको जो अपराधी है उसकी जो सजा है उसको माफ करना या उसकी सजा कम करने का अधिकार है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के भी पास होती है, वो किस आर्टिकल के तहत होती है, इसका जो आंसर है आप कमेंट कीजिए। जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था, तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। देखिए 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 1977 से 78 में शुरू की थी, किसने, जनता सरकार ने, लेकिन उसे 1 साल पहले खत्म कर दिया। होनी तो 1977 से कब तक चाहिए थी, 1977 से 78 के बीच में चली, और 1 वर्ष पूर्व इसको क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। मतलब 1 ही वर्ष चली है उसके बाद स्थगित कर दिया गया। 1 वर्ष पूर्व नहीं आएगा, 1 ही साल में स्थगित कर दिया गया था। 1974 में चली थी, 77 में नहीं, सॉरी, 1974 से 1979 तक चलनी थी। ठीक है, 1979 तक चलनी थी, लेकिन 1978 में इसको क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, 1974 से 1978 तक। और इसके बाद जो छठी योजना थी हमारी, वो 1978 से 1983 में शुरू कर दी गई थी। इन्होंने क्या किया, 1 साल पहले जो योजना थी पंचवर्षीय योजना, उसको खत्म करके छठी शुरू कर दी थी, और जिसका नाम दिया गया था रोलिंग योजना। लेकिन जैसे ही जहां पे 1900 ये चलनी क्या थी, 1978 से 1983 के लिए प्रस्तावित थी, लेकिन 1980 में जब सरकार बनी किसकी, कांग्रेस की, तो इसने भी इनको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने क्या कर दिया था, इसको खारिज कर दिया था। अब देखिए जो हमारी प्रमुख पंचवर्षीय योजना है, इस बार लगभग हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार सभी पंचवर्षीय योजनाओं पर नजर डाल लेते हैं। देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत हुई थी 1951 से 1956 तक। 5 साल की योजना होती है तो पंचवर्षीय इसलिए बोलते हैं। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, कृषि क्षेत्र पर विशेष रूप से जोर दिया गया, और बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे हीराकुंड डैम और भाखड़ा नांगल डैम जो बनाया गया था, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से कब तक चली थी, 1956 से 1961 के बीच में चली थी। ठीक है, और इसके अंदर क्या किया गया था, औद्योगिक विकास की नीतियां बनाई गई थी। बहुत सारे पावर प्लांट और जो हमारे स्टील प्लांट या थर्मल प्लांट्स थे वो लगाए गए थे। अब देखिए तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी उसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को गतिशील और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना, और ये कब से कब तक चली थी, 1961 से 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में 3 साल का एक योजना अवकाश रहा था, जो 1966 से 1969 तक रहा था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है जो योजना अवकाश है, पहला जो योजना अवकाश है वो कब, कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद था, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद था। अब जो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1969 से 1974 में शुरू होती है। आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई है, इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के बीच में चली, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था, गरीबी कम करने और कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। पहली बार आत्मनिर्भरता के ऊपर जो ध्यान केंद्रित किया गया वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अब देखिए छठी पंचवर्षीय योजना जो थी 1980 से 1985 के बीच में चली। देश की आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करने हेतु योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के तहत नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नाबार्ड बैंक की जो स्थापना की गई थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, वो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसने इमरजेंसी भी झेली है, ध्यान रखना, 1975 वाली। 7वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसकी जो अवधि रही थी वो क्या थी, 1985 से 1990। इसके उद्देश्य क्या थे, देश से गरीबी को मिटाना, रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, ग्रामीणों का विकास हेतु कार्य और सामाजिक सेवा लोगों तक पहुंचाना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 1997। जनसंख्या में वृद्धि लाना, संस्थाओं का निर्माण करना, पंचायती राज, नगर पालिका, मानव संसाधन की नींव को और अधिक मजबूत करना। मानव संसाधन से रिलेटेड जो भी हमारे काम हुए थे वो 1992 से 1997 के बीच में हुए थे।
ठीक है। नवी पंचवर्षीय योजना है, ये 1997 से 2002 के बीच में थी इसकी अवधि, और सरकार द्वारा बनाई गई संस्थानों को उचित तरीके से उपयोग में लाया गया था, और न्याय वगैरह से रिलेटेड भी थी। ठीक है, न्याय से रिलेटेड अगर पूछा जाता है, नवी पंचवर्षीय योजना है, नए से नवी और नए से न्याय। 10वीं पंचवर्षीय योजना है, सबसे सक्सेसफुल जो पंचवर्षीय योजना थी वो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। पहला उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा को आगे तक लेके जाना, दूसरा कृषि उत्पादन हेतु कार्य करना, तीसरा जो ग्रामीण क्षेत्र सही ढंग से विकसित नहीं थे उन जगहों पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 2007 से 12 थी, इस योजना के तहत सबसे ज्यादा विकास गति बढ़ी। योजना के दौरान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवासीय योजना का प्रारंभ हुआ। 12वीं 2012 से 2017 के बीच हुई। इसी के दौरान ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो थी हमारी, उसको हराकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, और योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए सालाना 10% का लक्ष्य रखा गया। आर्थिक विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 9% से घटाकर कितना कर दिया गया, 8.1 कर दिया गया। 12वीं जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी। अब देखिए 13वीं जो पंचवर्षीय योजना आई वो 2017 से 2035 के लिए वैलिड है, और इसका मतलब ये है कि अब कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं होगी, अब से बनेगा 15 साल का खाका। अब 15 साल का हिसाब किताब तैयार होगा, और इसका जो चयन करेगा वो कौन करेगा, वो नीति आयोग करेगा। अब कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक बार उनको देख लेते हैं। HTML की जो फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत सारी फुल फॉर्म है जो इंपोर्टेंट, जितनी भी फुल फॉर्म है सारी रट लो। ईमेल का कौन सा डोमेन सही है, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से एक ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया था, ये मैंने बनाया है, कुछ अलग था। जैसे जो ईमेल का जो रियल डोमेन होता है, यहाँ पर आपका नाम आएगा, जैसे नाम आ गया है, उसके बाद @ होता है, उसके बाद gmail.com। ठीक है, ये डोमेन होता है। जो कंपनी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, तो सर्विस प्रोवाइडर का क्या होता है, ये डोमेन होता है। gmail.com, yahoo.com, outlook.com, ठीक है, live.in, ये सारे क्या है, ये जीमेल जो मेल जो हमें प्रोवाइड कराते हैं उन सबके डोमेन है। एक्सेल में नेक्स्ट सेल पर जाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, वो किसका किया जाता है, टैब का किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जा सकता है, वो टैब का किया जाता है। अब एक्सेल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट हमारी शॉर्टकट कीज है उनको सबको देख लेते हैं। देखिए जब भी हमें कोई न्यू वर्कबुक जनरेट करनी हो तो Ctrl+N का, कोई भी एग्जिस्टिंग वर्कबुक है हमने सेव कर रखी है उसको ओपन करना हो तो Ctrl+O का, अगर हमें कोई भी स्प्रेडशीट या वर्कबुक सेव करनी है तो Ctrl+S का, अगर हमें क्लोज करना है किसी भी करंट वर्कबुक को तो Ctrl+W का, अगर हमें एक्सेल को ही क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ क्या कर देंगे, F4। अब देखिए टू मूव टू द नेक्स्ट सीट, अगर हमें नेक्स्ट सीट के ऊपर जाना है, सीट के ऊपर जाना है, टैब चेंज नहीं करना है, सेल चेंज नहीं करना है, तो कंट्रोल पेज डाउन का जो बटन है वो दबाएंगे। टू मूव टू द प्रीवियस सीट, उसके लिए कंट्रोल पेज अप का बटन दबाएंगे। टू गो टू द डेटा टैब, ऑल्ट के साथ में ए बटन दबाएंगे। गो टू व्यू टैब, Alt+W। गो टू फॉर्मूला टैब, अगर हमें फॉर्मूला टैब के पास जाना है तो Alt+M, ये ध्यान रख, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब टू एडिट अ सेल, F2, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर हमें किसी सेल को एडिट करना है तो कौन सा बटन दबाएंगे, F2 दबाएंगे। टू कॉपी एंड पेस्ट सेल्स, कॉपी करना है किसी सेल को तो Ctrl+C, और पेस्ट करना है तो Ctrl+V, ये तो इजी है। टू इटैलिसाइज एंड मेक दी फॉन्ट बोल्ड, हाँ अगर हमें इटैलिक करना है किसी भी बॉन्ड को और हमें किसी भी बोल्ड फॉन्ट को बोल्ड करना है तो इटैलिक करने के लिए तो Ctrl+I और बोल्ड करने के लिए Ctrl+B। टू सेंटर अलाइन सेल कंटेंट्स, अगर हमें जो सेल के कंटेंट्स है वो अलाइन करने हैं तो Alt+H और Alt+A और Alt+C, इनका जो यूज है हम अलाइनमेंट करने के लिए करते हैं। टू फिल कलर, कलर फिल करना है तो Alt+H+H। टू ऐड अ बॉर्डर, अगर बॉर्डर ऐड करना है तो हमें ये Alt के साथ में H दबाएंगे और उसके बाद B दबाएंगे। टू रिमूव आउटलाइन बॉर्डर, देखो Ctrl+Shift उसके साथ अंडरस्कोर। टू ऐड एन आउटलाइन टू दी सेलेक्टेड सेल्स, इसके लिए करेंगे शिफ्ट, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाएंगे और एन का बटन दबाएंगे। टू मूव टू दी नेक्स्ट सेल, नेक्स्ट सेल के लिए देखो आ गया टैब का बटन, जो क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया है। अगर प्रीवियस सेल पे जाना है तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे। टू सेलेक्ट ऑल दी सेल्स ऑन दी राइट, जो राइट साइड की जितनी भी सेल्स है उन सबको क्या दबाएंगे, Ctrl+Shift+राइट एरो, और अगर लेफ्ट की सेल्स को करना है तो Ctrl+Shift के साथ में लेफ्ट एरो। और टू सेलेक्ट दी कॉलम फ्रॉम दी सेलेक्टेड सेल टू दी एंड ऑफ द टेबल, इसके लिए करेंगे Ctrl+Shift+डाउन एरो, और Ctrl+Shift+अप एरो के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली जो भी सेल्स है उन सबको सेलेक्ट करने के लिए। और टू सेलेक्ट ऑल दी सेल्स बिलो दी सेलेक्टेड सेल्स, इसके लिए क्या करेंगे हम, Ctrl+Shift+डाउन एरो। ठीक है ना, जो भी जितनी बिलो है, ये दोनों रिपीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने बहुत डिटेल के अंदर ये जितने भी क्वेश्चन थे वो एक्सप्लेन करे, जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड टॉपिक से
जो भी हमारी जितनी भी डिटेल हो सकती थी, मैं पूरा डिटेल में जाने का ट्राई किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका एक बार आपको लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज और भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, उनको भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डेली जो भी जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं उन सब की डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप अगर हमें सर्च करेंगे एडू मैजिक के नाम से, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप बाद में भी स्टडी कर सकें। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।